जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक भारत में एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। उसी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न जो है दोस्तों, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो है घटना चक्र के बुक से हमने लिया है, जिसमें इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसकी आंसर की व्याख्या भी दिया हुआ रहता है। तो चलिए उसी को आज बनाते हैं और आप लोग भी बनाइए, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों नवंबर 1856 में, बी कह रहा है कि दिसंबर 1856 में, सी कह रहा है कि जनवरी 1857 में, और डी कह रहा है फरवरी 1857 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल यानी न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। और इसका प्रशिक्षण जो है वो डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही देखें तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि तत्कालिक कारण क्या माना जाता है। तो जो नए जो बंदूक लाया गया था दोस्तों, एनफील्ड जो राइफल लाया गया था, उसमें सुअर और चर्बी के कारतूस के जो है ऊपरी भाग में खोल में लगा होता था, जिसके चलते इनको लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। यही तत्कालिक कारण माना जाता है विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी में हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सी में हो जाएगा सैनिक असंतोष, और डी में हो जाएगा भारत का आर्थिक शोषण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कारण तो सभी दिखाई दे रहे हैं कि सभी कारण की वजह से ही 1857 की क्रांति हुआ था। लेकिन पूछ रहा है कि तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, यानी बी जो है वो तत्कालिक कारण को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि मेरठ में, बी में हो जाएगा बैरकपुर में, सी हो जाएगा अंबाला में, डी कह रहा है लखनऊ में। तो आपको पता होगा मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो हुई थी बैरकपुर की छावनी में। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तो इसकी शुरुआत देखें तो मंगल पांडे से किया गया था, जिसको देखें तो तुरंत इनको फांसी भी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बैरकपुर, बी में हो जाएगा मेरठ, सी में हो जाएगा दिल्ली, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मंगल पांडे जो हैं वो बैरकपुर की छावनी से जुड़े हुए थे। यहाँ पर इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए में कह रहा है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी में कह रहा है दोस्तों 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी में कह रहा है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और डी कह रहा है कि 94 नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें स्टार मार्क्स लगेगा। और इसकी व्याख्या को देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अजीमुल्ला को, बी में हो जाएगा बिजरिस कादिर को, सी में हो जाएगा बख्त खान को, डी कह रहा है हसन खान को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो बहादुर शाह जफर देखें तो अंतिम मुगल बादशाह था, और इन्हीं ने बख्त खान को यह उपाधि दिया था साहब आलम बहादुर के नाम से। यानी कि इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा।
इसकी व्याख्या में करा दें दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया और बख्त खान एक पख्तून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे अपने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था और बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल तथा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो है वो बख्त खान के पास था। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है कि जन आक्रोश, बी में कह रहा है कि सैनिक असंतोष, सी में कह रहा है दोस्तों ईसाई मिशनरी का प्रबंधन, डी में कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका मुख्य कारण बताया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी वो बहुत गलत थी, इसी चलते ये विद्रोह हुआ था। इसकी व्याख्या में कह रहा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनके तहत देखें तो अंततः विद्रोही का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। यानी देखिए दोस्तों तो इसके अंतर यानी लोगों के अंदर बहुत सारे गुस्सा भड़क रहे थे, जिसको एक बार 1857 की क्रांति के रूप में देखा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1857 की क्रांति सर्वप्रमुख कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों लखनऊ से, बी में हो जाएगा झांसी से, सी में हो जाएगा मेरठ से और डी हो जाएगा कानपुर से। 1857 की जो क्रांति है दोस्तों ये मेरठ से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ भी रिपीट होता है। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ था तथा यहाँ से तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी और यहीं से इसका शुरुआत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। दूसरा में कह रहा है दोस्तों बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व। सी में कह रहा है दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और डी कह रहा है कि झांसी की रानी का विद्रोह। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना थी वो थी आपका सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और यहीं पर देखें तो आने के बाद बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं और यहीं से विद्रोह जो है प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला इसकी व्याख्या में करा दोस्तों कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों ने दस्तों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया था और बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में तथा प्रारंभ किया तथा अवध में यानी कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद भी हो गए। तो इस तरह से थोड़ा सा इनकी घटनाओं को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन ए करा कमल और रोटी, बी में करा कि बाज, सी में हो जाएगा रुमाल और डी करा कि 2 तलवारें। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर कमल और रोटी जो है वो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। यहाँ पर इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में भी दे रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे या पुनः अधिकृत किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा झांसी को, बी में हो जाएगा मेरठ को, सी में हो जाएगा दिल्ली को और डी में हो जाएगा कानपुर को। तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों तो अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया तो था दिल्ली को, यानी दिल्ली को अंग्रेजों ने तुरंत कब्जा में ले लिया था। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। कैप्टन निकल्सन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर ली गई थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली में देखें तो एक जगह जुटित हुए थे लोग और बहादुर शाह जफर को नेता घोषित करते हैं और नेता घोषित करने के बाद देखें तो फिर से अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा जमा लेता है, यानी कि दिल्ली को बहुत जल्दी अधिग्रहित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आगरा, बी में हो जाएगा झांसी, सी में हो जाएगा वाराणसी और डी में करा वृंदावन। तो यहाँ पर अगर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जन्म स्थली वाराणसी है, यानी कि इसका आंसर सी राइट हो जाएगा।
आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम इसका मणिकर्णिका था। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 ईस्वी को गोल घर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए में हो जाएगा तो खान बहादुर खान, बी में कह रहा है कुंवर सिंह, सी में हो जाएगा मौलवी अहमद शाह, डी में होगा वजीरिस कादी। तो यानी कि बरेली से नेतृत्व किसने किया था ये बताना है दोस्तों। तो बरेली से नेतृत्व करते थे खान बहादुर खान। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासकों के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह का लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित करके अपनी मजबूती सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया तथा इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा खान बहादुर खान जी के बारे में, जो देखिए तो मुगल कार्यकाल में वायसराय के पद पर नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में कर रखा मंडला, बी में कर रखा मांडू, सी में हो जाएगा जबलपुर और डी में कर रखा ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो है दोस्तों ग्वालियर में। इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, जो अभी भी आप लोग देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ए में ह्यूरोज के साथ, बी में हो जाएगा दोस्तों गफ के साथ, सी में करा नील के साथ और डी में करा हेवलॉक के साथ। तो आपको पता होगा दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज के साथ करना पड़ा था, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो झांसी के अंतिम राजा का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना गंगाधर राव उन्हीं की विधवा पत्नी थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी जी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 ईस्वी में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां पर तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गए। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। किसके बारे में दोस्तों? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ह्यूरोज ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोए हुए औरत अकेली जो है वो मर्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों बेगम ऑफ अवध, बी में कह रहा है दोस्तों तात्या टोपे, सी में कह रहा है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और डी में कह रहा है कि नाना साहब। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो लखनऊ का नेतृत्व करने वाले थे बेगम ऑफ अवध। यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ और विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहुत आसान रिपीटेड प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवध यानी कि लखनऊ का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए कह जीतन महल ने, बी में कह नाना साहब ने, सी कह हजरत महल ने और डी कह तात्या टोपे ने। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हजरत महल ने किया था, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर अवध पूछेगा या लखनऊ पूछेगा यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था, इसका पूरा नाम था। अगर बेगम नहीं देगा हजरत महल देगा तब भी आप वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा।
इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम में टाइटल को याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन ए करेगा नाना साहब ने, बी में करेगा अजीम मुल्ला ने, सी करेगा तात्या टोपो ने और डी कर है मौलवी लियाकत अली ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इलाहाबाद के नेतृत्व करता थे लियाकत अली जी, यानी कि इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान जो है मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ के विद्रोहों को जनरल नील ने है समाप्त किया था, यानी कि अंग्रेज अधिकारी को यहाँ का समाप्त करने वाले कौन थे, तो जनरल जो नील थे, जिन्होंने इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी। बंगाल से, बी में करेगा अवध से, सी में करेगा बिहार से, डी करेगा राजस्थान से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा सिपाही जो हैं वो अवध से भाग लिए थे, यानी कि यहाँ पर आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या में करा दोस्तों कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या जो अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही देखें तो लगभग 75,000 सैनिक जो है वो सेना में थे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन ए में करा दोस्तों अजीम उल्ला, बी में हो जाएगा विजरिस कादिर, सी में हो जाएगा तात्या टोपो और डी करा उक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में हो जाएगा दोस्तों कि नाना साहब के साथ हमेशा जो है उनके कमांडर इन चीफ के रूप में तात्या टोपो रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी जो है वो राइट हो जाएगा। कानपुर में देखें दोस्तों तो 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई तथा नाना साहब के सेनापति कमांडर इन चीफ जो है वो तात्या टोपो के साथ बहुत ही सहायता मिली थी। तो दोनों लोगों ने देखिए तो मिल करके आपके कानपुर में इन लोग ज़बरदस्त जो है अंग्रेज़ों का विरोध किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अजीम उल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों नाना साहब के, बी में हो जाएगा तात्या टोपो के, सी में हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के और डी करा के कुंवर सिंह के। तो अजीम उल्ला खां जो है दोस्तों ये सलाहकार थे, अगर पूछा जा रहा है तो हो जाएंगे नाना साहब के सलाहकार थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीम उल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न करा दोस्तों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन ए करा दोस्तों नाना साहब ने, बी में हो जाएगा कुंवर सिंह ने, सी में कहा कि खान बहादुर खान ने और डी कहा कि तात्या टोपो ने। तो आपको पता होगा कि तात्या टोपो के मित्र ने धोखा दिया था और इसे अंग्रेजों के द्वारा फिर बंदी बना करके इसको जो है वो फांसी दे दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डी जो है सही हो जाएगा कि तात्या टोपो के मित्र ने ही धोखा देकर के इसे पकड़वाया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या थोड़ा सा लंबी है। तात्या टोपो जिनका कार्यकाल जो है जीवन काल रहा है 1814 से लेकर के 1859 तक, इसे रामचंद्र पांडुराम के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे और इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में अयोला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुराम टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंतो पंत यानी नाना साहब के नाम से जिसे जाना जाता था और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया तो उधर तात्या टोपो पहले से ही ब्रिटिश के अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपो अपना मुख्यालय जो है वो कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और जनरल हीरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। और ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपो ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक देखें तो अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर, ये भी नाम याद रखिएगा दोस्तों, उनका मित्र जो था मान सिंह, और उन्होंने धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारा के जंगलों में अपने कैंप में सैर कर रहे थे और यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में उसे 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से जो है तात्या टोपो का एक जीवनी रहा जिसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह का, बी में हो जाएगा तात्या टोपू का, सी में हो जाएगा नाना साहब का और डी में हो जाएगा मंगल टंडे का। तो आपको ध्यान में होगा कि तात्या टापू का ही जो है नाम जो था वो बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग नाम था, जो उनका वास्तविक नाम था। तो इसका आंसर जो है बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बिहार से, बी में कारक मध्य प्रदेश से, सी में हो जाएगा राजस्थान से, डी कारक उत्तर प्रदेश से। तो आपको ध्यान में होगा कुंवर सिंह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो कहाँ से थे? तो बिहार से थे। और बीपीएससी में प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले यानी वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति को उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सैन्य नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोहों के दौरान देखें तो बिहार का सिंह भी माना जाता है। उन्होंने शाहबाद में आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और वह विद्रोह का मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बंदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया तथा अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 16 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा। तो इस तरह से इनकी भी एक गाथा रही है, जो देखें तो 1857 के जो संघर्ष में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आरा में, बी में हो जाएगा पटना में, सी में हो जाएगा बेतिया में, डी का है वाराणसी में और ई का है उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आरा से शामिल हुए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन ए में दोस्तों नामदार खां, बी में हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, सी में हो जाएगा बिरसा मुंडा, डी में हो जाएगा शंकर शाह और ये कारण उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू कुंवर सिंह थे। तो ध्यान में रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों और ये बार बार आपको दिमाग में बना के हमेशा रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता जो है वो कुंवर सिंह ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए का रहेगा बाबू अमर सिंह, बी में हो जाएगा हरि कृष्ण सिंह, सी में हो जाएगा कुंवर सिंह और डी का रहेगा राजा शहजादा सिंह और ये का उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। तो आपको यहाँ पर बताना होगा, तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पर बिहार से कुंवर सिंह जी थे, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए फिर से रिपीट होगा, अभी 4-5 प्रश्न इसी टाइप का है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है किस प्रांत के किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब प्रांत से किया था, बी में हो जाएगा बंगाल प्रांत से, सी में हो जाएगा बिहार और डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि इन्होंने बिहार प्रांत का नेतृत्व किया था, यानी कि सी जो है आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा खान बहादुर खान, बी में हो जाएगा कुंवर सिंह, सी हो जाएगा तात्या टोपे और डी हो जाएगा आपका रानी राम कुंवारी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर भी आंसर आपका कुंवर सिंह ही थे, यानी कि रिपीट जो है बार बार हो रही। देखिए बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को रिपीट करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर सिंह ने, बी में हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर ने, सी में कह रहा है कि तीरथ सिंह ने और डी कह रहा है कि राम सिंह ने। तो आपको पता होगा कि जगदीशपुर से किनका संबंध है, तो बाबू कुंवर सिंह जी का संबंध है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन ए हो जाएगा नाना साहब, बी में कह रहा तात्या टोपे, सी कह रहा लक्ष्मीबाई और डी कह रहा कुंवर सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह जी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ऑप्शन ए करा के हैदर अली खान, बी में हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह, सी में हो जाएगा जुझार सिंह और डी करा के कुशल सिंह। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जिन नेता थे वही बाबू कुंवर सिंह ही जी थे। यहाँ पर इसका आंसर भी बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि पटना ने बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया तथा उनकी जिम्मेदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीनी गई थी। फलस्वरूप उन्होंने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी तथा पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा उनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों का संगठित किया था। तो अगर बिहार वाले जो लोग होंगे इसको याद रखिएगा कि हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गया में जो है वो विद्रोहियों को संगठित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। ऑप्शन ए करा दोस्तों कि दीवान मनीराम दत्त, बी में करा है कदपेश्वर सिंह, सी में करा है दोस्तों पुरंदर सिंह और डी करा है दोस्तों पियाली बरुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो असम में है 1857 के क्रांति का नेता जो थे वो थे दीवान मनीराम दत्त, यानी कि इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। आप मनीराम दत्त याद रखिएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि असम में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा को पौत्र कदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रामपुर में, बी में हो जाएगा हमीरपुर में, सी का रहा गए धीरपुर में और डी का रहा गया जगदीशपुर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक एक केंद्र रहा था आपका जगदीशपुर रहा था, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जो है जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंत बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर के द्वारा दबा दिया गया था। तो इस तरह से देखें तो वीर सिंह के बाद मतलब जो वीर जो आपके थे कुंवर सिंह, उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने काफ़ी दिनों तक नेतृत्व संभाला था। बाद में देखें तो विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर के द्वारा इसे दबा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपो, बी में हो जाएगा टोंक के नवाब वजीर खान ने, सी में कह रहा है कि महाराजा राम सिंह ने और डी कह रहा है कि औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने, यानी कि इसका आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अजमेर, बी में हो जाएगा उदयपुर, सी में हो जाएगा नीमच और डी में हो जाएगा औवा। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो केंद्र पूछ रहा है कि नहीं था, तो जयपुर जो है दोस्तों 1857 का केंद्र बिंदु नहीं था, यानी कि बी जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जो है वो जयपुर नहीं था, शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित है, यानी अजमेर भी है, नीमच भी है और औवा भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, बी में हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, सी में हो जाएगा शहादत खां और डी में होगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति का नाम था, अगर देखें तो ये हो जाएगा शहादत खान, यानी कि इसका आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं।
तो व्याख्या में देखिए दोस्तों, तो 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी में हो जाएगा दोस्तों मौलवी इम्दादुल्ला खां, सी में हो जाएगा दोस्तों मौलवी फजहेल हक खेराबादी और डी में करा है नवाब लियाकत अली। तो यहाँ पर अगर पता होगा दोस्तों कि सबसे जो है अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन जो था वो था आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हों पर देखें तो अंग्रेज़ों के द्वारा इनाम भी घोषणा किया गया था। तो मौलवी अहमदुल्ला जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया तथा ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों का आश्वासन करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों तथा परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है तथा इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी गिरफ्तारी के लिए 1857 के विद्रोह में 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो याद रखना मौलवी अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों मीर तकी मीर ने, बी में हो जाएगा जौक ने, सी में हो जाएगा गालिब ने और डी हो जाएगा इकबाल ने। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 1857 की विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे वो गालिब थे, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि प्रश्नगल विकल्पों में देखे गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि आगरा, बी कह रहा है दिल्ली, सी में हो जाएगा लाहौर, डी में कह रहा है कि लखनऊ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये आगरा के निवासी थे। पर इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि उर्दू शायर जो थे मिर्जा गालिब का जन्म जो है 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु जो है 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे, बी में हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, सी में हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर और डी में हो जाएगा भगत सिंह। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एकदम बहुत आसान है, भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, जबकि ये बाद में भाग लिए थे। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है कि बेगम हजरत महल, बी में हो जाएगा कुंवर सिंह, सी में हो जाएगा उधम सिंह और डी में हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह। पता होगा कि उधम सिंह का संबंध जो है वो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 1857 की क्रांति से इनका संबंध नहीं है, यानी आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। बाकी बेगम हजरत महल आपके जो लखनऊ से नेतृत्व, कुंवर सिंह बिहार से किए, मौलवी अहमदुल्ला भी नेतृत्व किए। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों कि उधम सिंह ने 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी तथा जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड भी दिया गया। और बेगम हजरत महल लखनऊ में तथा कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में 1857 के जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपको पता होगा दोस्तों ओ डायर वाला कहानी, जो आपका जलियांवाला बाग घटना हुआ था, उसके बाद जो है उनकी गुस्सा थी और उन्होंने जाके लंदन में उनको गोली मारा था और फिर बाद में उनको पकड़ के फांसी भी दे दिया गया था उधम सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया ने, बी में हो जाएगा दोस्तों इंदौर के होलकर ने और सी का रहा दोस्तों नागपुर के भोसले ने और डी का रहा कि रामगढ़ के लोधी ने।
तो सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों तो अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले कोई थे तो ग्वालियर के सिंधिया लोग ही थे। यानी कि ग्वालियर के सिंधिया लोग जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा सहायता किया था 1857 के विद्रोह में। यानी कि यहाँ पर देखिए तो इन लोग भारतीयों का बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इन्हें कहते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों का सर्वाधिक सहायता की तथा यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री साला रंजन की राजभक्ति का बहुत सराहना किया। संकट की समय जो कैनिंग ने टिप्पणी किया था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी कि वो कहा था कि अगर सिंधिया अगर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता तो हमें तुरंत यहाँ से बिस्तर बांध करके गोल होना पड़ता। इन्होंने टिप्पणी की थी उस समय। लॉर्ड कैनिंग, आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय एक आपके गवर्नर जनरल थे और बाकी देखें तो फिर यही प्रथम वायसराय बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ऑप्शन ए करेक्ट 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। दूसरा में कहा रहा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था और सी में कहा था कि 1857 के विद्रोह के तटस्थ बनाए रखी थी और डी कह रहा है कि देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो भारत में शिक्षित और मध्यम वर्गों ने यहाँ पर देखें तो 1857 के विद्रोह में इन लोग तटस्थ रह गए, यानी चुपचाप रह गए। नहीं इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और न ही भारतीयों का साथ दिया। ये चुपचाप जो है तटस्थ रह के देखते रह गए। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमय में असफलता का प्रमुख कारणों में से एक है। अगर देखें दोस्तों तो महासमर जो चल रहा था समर, इसमें सफलता का प्रमुख कारण माना जाता है एक, क्योंकि इसमें शिक्षित वर्गों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया था। विद्रोह जिस प्रकार से अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसे शिक्षित भारतीय उनसे विदुक कर दूर हो गए तथा शिक्षित भारतीय देश की पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों तथा पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही जो थे देश के पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासक देश के आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई थी। तो इस तरह से देखें दोस्तों तो शिक्षित वर्ग के बाद में पता चल रहा था कि अंग्रेज लोगों ने हम लोग को सिर्फ शोषण कर रहा है। तो इस तरह से एक यहाँ पर देखें तो इनकी बाद में परिणाम देखने को मिला। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको बनाइए कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए कह रहा है कि खेतीहर मजदूर लोग, बी में हो जाएगा साहूकार लोग, सी में कह रहा है यानी तीसरा कह रहा है दोस्तों कृषक लोग और डी कह रहा है कि जमींदार लोग। लेकिन निम्न कूटों की सहायता से आप उत्तर को चुनिए कि कौन से विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि विद्रोह में भाग लेने वाले साहूकार और जमींदार लोग नहीं थे, क्योंकि इन लोग जो है यहाँ के लोगों को शोषण करना चाहते थे और अंग्रेज़ों से मिलजुल करके रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पर खेतीहर और मजदूर ये लोगों ने शामिल हुआ था और साहूकार और जमींदार लोग शामिल नहीं हुआ था। यानी कि इसका आंसर यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। फिर भी पूरे देश को भी या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी चपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका तथा भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया तथा इंदौर के होलकर तथा हैदराबाद के निजाम तथा जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला तथा नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कमिश्नर तथा कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों तथा बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को ही सहायता की। और गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों के द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे एक देखें तो बांध यानी होता है जो तरंग रोधक बांध होता है उसकी तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता है। इस टाइप से जो समय वायसराय थे कैनिंग ने ये टिप्पणी किया था, गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कहा दोस्तों कि उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग जो थे वो विद्रोहियों के आलोचक थे, यानी विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी कि जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जिम्मेदारी वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से वो देखिए तो किनारा कर लिए, यानी विद्रोह में शामिल नहीं हुए, यह बात सोच के कि उनकी जिम्मेदारी फिर से मिल जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों तो उसी में ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूबेदार और साहूकार थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए, क्योंकि विद्रोह कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रामीण लोग ही थे। और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित जो थे वो भारतीय वो देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे तथा उनके मन में एक गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज जो है आधुनिकीकरण के काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। तो इस तरह से देखें तो बहुत बड़ा वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए करा दोस्तों झांसी, बी में करा चित्तौड़, सी में करा जगदीशपुर और डी करा लखनऊ। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि जो चित्तौड़ है वो प्रभावित नहीं था, यानी कि आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ इस विद्रोह का केंद्र थे तथा इन केंद्रों की अगुवाई जो है वो क्रमशः आपको पता होगा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, यानी कि जो है अछूता रहा था। ऑप्शन ए कहा दोस्तों कि दानापुर, बी में होगा पटना और यहाँ पर तीसरा में कहा आरा, चौथा में कहा मुजफ्फरपुर और पांचवा में कहा मुंगेर। अब यहाँ पर बताना है कूट के माध्यम से कौन सा क्षेत्र जो है वो 1857 के क्रांति से अछूता रहा, मतलब दूर रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर, यानी कि केवल बी सही होगा, यानी मुंगेर जो है वो बिल्कुल अछूता रहा था। यहाँ पर देखें तो कह रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर जो क्षेत्र था ये विद्रोह से अप्रभावित रहा था, यानी ये विद्रोह से अलग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और पूछ रहा है सूची ए में कि 1897 के विप्लव के नायक कौन थे और उसका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा था, ये बताना है और कूट के माध्यम से उत्तर जो है आपको चुनना है। तो चलिए अब मिलाते हैं। आपको पता होगा दोस्तों बख्त खां कहाँ से नेतृत्व किए थे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बख्त खां जो थे वो दिल्ली से नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से किए थे दोस्तों, तो मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे अवध से। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था वो बताना है। कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों, तो कुंवर सिंह का हो जाएगा दोस्तों आरा से। और नाना साहब कहाँ से, तो ये हो जाएगा कानपुर से थे। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो आपका सही आंसर जो है आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट के माध्यम से उसका उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया हुआ है और एक साइड सूची 2 दिया गया है और बताना है कि कौन कौन सा क्षेत्र किसका किसका रहा है। तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा झांसी से कौन लड़े थे, तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन लड़े थे दोस्तों, तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे, तो अजीमुल्ला खां हो जाएंगे। और फैजाबाद से हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो आप अगर मिलाएंगे तो आपका ए जो है आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में देखिए क्या दिया हुआ है। व्याख्या में करा 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा कानपुर में फतेहपुर में देखिए तो अजीम उल्ला खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में किया गया था। आगे है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर को चुनिए। एक साथ दिया क्रांतिकारी का नाम, अब एक साइड दिया हुआ है उसका स्थान। चलिए अब इसको मिलाते हैं। नाना साहब कहाँ से जुड़े हुए थे दोस्तों, तो साफ साफ दिख रहा है कि नाना साहब ये हो जाएंगे कानपुर से। नवाब हामिद अली खान यानी अली खान कहाँ से जुड़े हुए थे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दिल्ली से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम मौलवी अहमदुल्ला ये हो जाएंगे दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला खान ये हो जाएंगे आपका लखनऊ से, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह ये आपका लखनऊ। और मनीराम दीवान जो थे वो कहाँ से जुड़े हुए थे, तो असम से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से अगर इसको मिलाएंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, यानी नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खां हो जाएगा दिल्ली और तीसरा का मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनी राम दीवान जो है ये असम से नेतृत्व करता थे।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, बी में हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, सी में हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, डी कह रहा है दोस्तों लॉर्ड वेंटिंग। तो आप यहाँ पर ध्यान में देंगे दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इनका कार्यकाल देखें तो 1856 से 62 था। और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो पता होगा कि जो 1858 में इलाहाबाद की जो घोषणा पत्र पढ़ा गया उसके माध्यम से इनको गवर्नर जनरल से आपका वायसराय पद में तब्दील हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग, बी में हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, सी में हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, डी में करेगा दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, यानी रिपीट हो रहा है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर सही आपको पता होगा दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ते भी आपको पता हो गया कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, यानी कि ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए रिपीट होगा प्रश्न, उसको डायरेक्ट आंसर बताते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हेनरी लॉरेंस, बी में हो जाएगा कर्नल फिनिस, सी में हो जाएगा दोस्तों हेरसे, और डी में का सर ह्यू हिटलर। 1857 के विद्रोह के समय देखें दोस्तों तो बैरकपुर में जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हैरिस थे, यानी कि इसका आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ व्याख्या देखते हैं कि मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर के लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग, बी में हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में लॉर्ड वेल्जली, और डी में हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि उस समय भाई यहाँ पर वायसराय का नाम दिया जा रहा है, नहीं गवर्नर जनरल का नाम दिया जा रहा है। तो गवर्नर जनरल उस समय आपके लॉर्ड कैनिंग थे, तो इन्होंने ही किया था, यानी कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय को बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों चर्चिल, बी में हो जाएगा पामस्टर्न, सी में हो जाएगा एटली, और डी में हो जाएगा ग्लेडस्टोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पामस्टर्न। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टर्न थे, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई उसमें ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टर्न यानी हेनरी जॉन टेम्पल्स तृतीय विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उनका कार्यकाल देखें तो 1855 से 58 तथा फिर 59 से 65 तक रहा था। तो याद रखना है बस इनका टाइटल विस्काउंट पामस्टर्न, और सिर्फ अगर पामस्टर्न भी याद रखिएगा तब भी आपका जो है आंसर बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि कर्नल सेंट लेगर से, बी हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल गिल्स, और सी में जाएगा कर्नल वेलेस, और डी कह रहा है वो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो उपरोक्त सभी का जो है नाम जो है वो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि इन लोग का कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? यहाँ पर एक कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी रह गई थी, बी में हो जाएगा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी में कह रहा है कि इसके अभाव या प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, डी में कह रहा दोस्तों कि जमींदारों की सहभागिता। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सबसे असफलता के का कारण था कि किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि इनके पास कोई नियोजित योजना नहीं था जिससे कि युद्ध को लड़ा जा सके, और आगे की रणनीति नहीं थी, और न कोई आपके केंद्रीय संगठन इसमें कार्य कर रहा था, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यानी कि इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कहा कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण देखें तो किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं का कोई संगठन की भावना जो है देखने नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था तथा उसके द्वारा विभिन्न सरदारों के द्वारा आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही वे विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई पर सरकार का विनाश करने पर वह तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था तथा उनमें अनुशासन की कमी भी थी तथा कभी कभी अनुशासन सेना के बजाय दंगई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे तथा विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को देखकर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित किया जाए। यानी कि कोई भी जगह का आप जीतते हैं उसको उखाड़ फेंकते हैं तो वहाँ पर कोई शासन व्यवस्था स्थापित इन लोग नहीं कर पाते थे और उनके पास एक ही देखें तो भविष्योन्मुख कार्यक्रम तथा सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज या अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण जो था उसका अभाव था, यानी कि नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न करा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दूसरा में करा दोस्तों कि प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सी में करा कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। डी करा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो 1857 के अगर स्वतंत्रता संग्राम को देखा जाए तो असफलता में सभी कारण देखने को मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी कारण मिल जाएंगे कि भारतीय सिपाही उद्देश्य का कमी था, ब्रिटिश सिपाही देखें तो कहीं ना कहीं इसे अच्छे संगठित थे और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि ब्रिटिश यानी विद्रोह के समय देखें तो भारतीयों में एकता के अभाव कि चाहे जो भी कारण रहे हो किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे मगर उनके अनुशासन और एकता का अभाव था। मुंबई और मद्रास की सेनाएं जो थे वो राजभक्त रही तथा अवध और रुहेलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंती तत्वों के विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता किया। यानी कि कुछ जो क्षेत्र है उन्होंने विद्रोह के लिए उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया और यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव तथा हैदराबाद के मंत्री सालारंजक की राजभक्ति का बहुत सराहना किया तथा रणनीति और रणकुशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं जो थी वो भारतीय विद्रोहों से बहुत आगे थे। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थे और 1857 के विद्रोह की असफलता में उपयुक्त सभी कारण जो है वो जिम्मेदार थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि वे स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दूसरा में शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन कर रहा था। तीसरा में करा दोस्तों कि छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। डी करा के समाचार पत्र तथा क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, इसका अगर कारण अगर बताया जाता है तो अंग्रेज राजपूत राज्यों में इसका कारण है कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ जो है वो नहीं दिया था। यानी अंग्रेज जो राजपूत राज्यों में जो लड़ रहे थे तो 1857 के विद्रोह को दबाने में वो सफल रहे। इसका कारण था कि वहाँ के जो राजपूत क्षेत्र के राजपूताना क्षेत्र के जो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का जो है वो साथ नहीं दिया था। यानी कि इसका आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों के जनरल जॉन निकलसन ने, बी में हो जाएगा जनरल नील ने, सी में करा मेजर जनरल हैवलॉक ने और डी करा सर हेनरी लॉरेंस ने। यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर को चुना जाए दोस्तों तो आपका कूट ए में कह रहा है दोस्तों कि 1, 2, 3, दूसरा में करा है कि 1, 3 और 4 और सी में करा है कि 2, 3 और 4 और डी करा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अगर देखें तो लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले अधिकारी में नाम आता है दोस्तों सी सही हो जाएगा कि जनरल नील तथा जनरल मेजर हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये सभी की मृत्यु देखें तो आपके लखनऊ में ही हो गई थी और 1857 के विद्रोह के दौरान ही हुआ था।
आइए इनकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में सर जनरल निकोलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। वहीं देखें दोस्तों तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस तथा मेजर जनरल हेवलॉक तथा जनरल नील की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो 3 अधिकारी थे इनकी मृत्यु यहीं हो गई थी। भागिएगा मत दोस्तों, अब क्वेश्चन जो है ख़त्म ही हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 क्वेश्चन होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विचार कीजिए कथन क और कथन का। यानी कथन क कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि कारण बता रहा है, कथन के बाद कारण जो होता है यहाँ पर जो पढ़ते हैं आप लोग ए और आर, वहीं पर यही चीज़ें हैं कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। अब नीचे यहाँ पर बताना है कि नीचे दिए कोड में सही उत्तर को चुनिए। कथन ए कह रहा है कि ए और का दोनों सत्य है और क क्या सही स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका ए ही आंसर सही हो जाएगा। यानी कि प्रश्नगत जितने भी दिए गए ऑप्शन में कि प्रथम 1857 के विद्रोह में देखें तो ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रह गए यहाँ के लोग और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांशतः महत्वपूर्ण रियासतें उनका साथ देने से कतरा गए थे, यानी साथ नहीं दिए थे। यानी ए और कारण भी सही है और उसका कथन दोनों सही है, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अधिकांश प्रमुख रियासतें जो थी वो शासकों के द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना था। यानी कि जितने भी रियासत थे, बड़े बड़े साहूकार जमींदार थे, शिक्षित वर्ग थे, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, बी में हो जाएगा सर जॉन के, सी में हो जाएगा कि सर जॉन लॉरेंस और डी करेक्ट टी.आर. होम्स। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एक 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो ये दिए थे सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। दोनों ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था जिसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कह के बोला गया था, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था और आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू जो है उस शिकायतों का लाभ उठाया गया। यानी हिंदू जो है, उन्होंने बोला आउट्रम ने कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, यानी मुस्लिम के द्वारा किया हुआ षड्यंत्र था जिसमें हिंदू जो है शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था तथा जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित तथा स्वार्थी सैनिक विद्रोह था तथा जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे कोई सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह संस्थागित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, जबकि टी.आर. होम्स कहते हैं उनके अनुसार कि बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है एक युद्ध था। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि डॉक्टर R.C. मजूमदार, बी में कह रहा है कि डॉक्टर एस.एन. सेन, बी में कह रहा है कि बी.डी. सावरकर और डी कह रहा है कि अशोक मेहता। तो आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर कि जो बी.डी. सावरकर थे उन्होंने ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो सी आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए और क्लियर हो जाएगा कि बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। यानी बी.डी. सावरकर, बार बार प्रश्न रिपीट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा V.A. स्मिथ ने, बी कह रहा है कि P.E. रॉबर्ट्स ने, सी में कह रहा है दोस्तों बी.डी. सावरकर ने और डी कह रहा है उपरोक्त सभी ने। तो यहाँ पर पता हो गया दोस्तों कि प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा किसने दिया था, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया था। उनका पुस्तक था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उन्होंने ही बुक में टिप्पणी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आर.सी. मजूमदार, बी में हो जाएगा ताराचंद्र, सी में हो जाएगा बी.डी. सावरकर और डी में हो जाएगा एस.एन. सेन। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आपका एस.एन. सेन। यहाँ पर इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था दोस्तों कि 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी एस.एन. सेन थे और जिनकी पुस्तक था 1857 जिनका प्रकाशन 1957 में हुई थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है एस.एन. सेन की पुस्तक कौन था, तो हो जाएगा 1857। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय भाषा में 1857 की विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि सैयद अहमद खां, बी में हो जाएगा बी.डी. सावरकर, सी में हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी और डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय भाषा में देखें तो कोई लिखने वाला 1857 की विप्लव के कारणों को प्रथम बार उल्लेख किया था, वो खाता सैयद अहमद खां जी ने किया था। यहाँ पर इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखित पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद वर्ष जो है 1859 यानी पुस्तक का पूरा नाम है असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें से 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा तो आर.सी. मजूमदार से, बी में हो जाएगा एस.एन. सेन से, सी में हो जाएगा ताराचंद्र से और डी कह रहा है बी.डी. सावरकर से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि आर.सी. मजूमदार से है, यानी तथाकथित जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन था आपका आर.सी. मजूमदार जी का। ये भी प्रश्न जो है रिपीट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा था दोस्तों कि आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पॉयमुनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1857 में प्रकाशित किया गया। 1857 जो पुस्तक नाम था वो 1957 में प्रकाशित किया गया और मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित उन्होंने बताया कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, इन्होंने टिप्पणी किया था। अब देखिए दोस्तों 3-4 प्रश्न है, इसको भी कर ही लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना ठीक है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता और न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन ए में करा दोस्तों आर.सी. मजूमदार, बी में जगह सैयद अहमद और सी में जगह रॉबर्ट्स और डी में करा कुपलेड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर.सी. मजूमदार ही ने कहा था। इसका आंसर जो है ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों कि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। दूसरा में कहा दोस्तों कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। सी में कहा दोस्तों इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतायह बना दिया। डी में कहा दोस्तों कि यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो 1800 क्रांति का अगर देखें दोस्तों तो सही रूप में 1857 की क्रांति के अगर बारे में कहा जाए तो अवधारणा एक सही लगता है, आपका सी जो है वो सही हो जाएगा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वाधीन जो है शासन प्रणाली को वो मृत प्राय बना दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से समाप्त हो जाती है और सारे जो है रानी विक्टोरिया के अधीन चली जाती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या में कह रहा है दोस्तों 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन के बागडोर कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इनकी शासन प्रणाली में भी आमूल चूक परिवर्तन किया गया तथा अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही है, जबकि अन्य कथन भी सही नहीं लग रहे हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1858 को, बी करा कि 31 दिसंबर 1857 को, सी में करा कि 6 जनवरी 1958 को और डी में करा दोस्तों कि 17 नवंबर 1859 को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। ए आंसर सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात देखें तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय
प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की तथा इस घोषणा के बाद देखें तो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यह भारत मंत्री का सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय भी बना दिया गया। तो इस तरह से परिवर्तन किया गया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा में कहा कि देसी रजवाड़े तथा यथास्थिति बनाए रखी जाएंगी। तीसरा में कहा भारतीय एवं यूरोपियों सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और डी कहा भारतीयों को सामाजिक एवं आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखें दोस्तों तो इसमें एक जो है वादा उन्होंने पूरा किया था कि रियासतों को हड़पने की जो नीति थी वो समाप्त कर दी गई। यानी कि दत्तक पुत्र के आधार पर जो रियासतें हड़प ली जाती थी, जिसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स कहा जाता था, जो डलहौजी का दिया हुआ नीति था, जो हड़प नीति था, तो उसको समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर ये जो है ये वादा पूरा किए थे। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। और यह उद्घोषणा है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उस घोषित किया गया था। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया तथा उद्घोषणा में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। और भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय नीति का परिणाम कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरे नहीं किया जा सका। तो इस तरह से ये था दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न करा दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा में करा दोस्तों भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा में कहा कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। यहाँ पर पुट के माध्यम से बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन ए करा कि 1 और 2 सही है, दूसरा में करा केवल 2 सही है, तीसरा में करा कि 1 और 3 सही है और डी करा कि 1, 2, तीनों सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपका 1 और 2 कथन सही है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना था। और एक था कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। व्याख्या में करा दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक 1858 ईस्वी में एक अधिनियमित लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम था। और कहते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधे अपने हाथों में ले लिया। और इस अधिनियम के तहत देखें तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की जिसमें यह उद्घोषणा की है कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासन के द्वारा तथा उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा चलाया जाएगा तथा गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई तथा जिसका अर्थ यह था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश जो है वो सर्वोच्च दृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया के द्वारा की गई उद्घोषणा के द्वारा देखें तो देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। इससे स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य से मिलान के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई तथा ब्रिटानिया के द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में पृष्ठ देखें तो 261 पर उल्लेखित है कि द अनाउंसमेंट ऑफ रिजर्वेड ऑफ लॉर्ड डलहौजी पावर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल अनफिनेक्शन द थ्रू ऑफ प्रेसेंसी द स्टॉट ऑफ एनेक्सेशन। इस तरह से उद्घोषणा इसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए में हो जाएगा पब्लिक सर्विस आयोग, बी में हो जाएगा पील आयोग, सी में हो जाएगा हंटर आयोग और डी में हो जाएगा साइमन कमीशन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद देखें तो भारतीय फौज के 9 संगठन के लिए पील आयोग बना था। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज व नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक
रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया तथा जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया और यूरोपीय जो सैनिकों की संख्या को 1857 से पूर्व जो था 45,000 थी उसे 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई और बंगाल में यूरोपीय जो सैनिक का भारतीय सैनिकों का जो है 1:2 कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर बंगाल में कहा गया क्योंकि विद्रोह देखें तो बंगाल में मुख्य रूप से केंद्र बन गया था, तो कहा गया कि बंगाल में है 1 अंग्रेज सिपाही रहेंगे और 2 आपके हिंदुस्तान के सिपाही रहेंगे, इस तरह से बांटा गया। जबकि मद्रास और मुंबई में अनुपात जो था 1:3 था, यानी कि 1 अंग्रेज और 3 भारतीय सिपाही नॉमिनेट होंगे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद जो कि तो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किया, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण को। दूसरा में करा दोस्तों कि पूर्व में बंगाल एवं उड़ीसा के, और तीसरा में करा गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से, और डी में कहा कि मद्रास प्रेसिडेंटी एवं मराठा से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि विद्रोह के बाद देखें तो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के लिए आपका जो है गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत के रेजिमेंटों को चुना था। यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या में करा दोस्तों का 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत के उत्तरी प्रांत से किया तथा 1857 के विद्रोह के भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेश की दृष्टि से देखी, यानी इन्हें देखे दोस्तों तो एक संदेश की दृष्टि से देखी, और विद्रोह के समय बंगाल की सेना जो 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यानी यूपी प्रांत के थे, विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोपन की नीति पर आधारित था। इस तरह से दोस्तों 1857 से संबंधित सारे प्रश्न जो है खत्म होते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका अन्य जन आंदोलन, जैसे कि संथाल विद्रोह होता है, बिरसा मुंडा का विद्रोह होता है, वंदे मातरम जो गीत आया गया, आनंद मठ उपन्यास वगैरह, इससे संबंधित कुछ चीज़ें जो है जो प्रश्न आपके आएंगे उसको भी देखेंगे, तो उसको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।